हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले वाले सेशन में एक क्विक रिवीजन हो चुका है पूरे चैप्टर का, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखो, बिकॉज बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से आपको। राइट सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का कुछ वीडियो बना है वो, पर उसमें सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपको एक रिवाइज करना है फॉर द चैप्टर दिस अल्टरनेटिंग करंट, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। राइट चलो भाई, तो शॉर्ट आंसर्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, बिकॉज जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो क्या आंसर आता है। अगर गलत आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, देखेंगे क्या चल रही कहानी। बाकी पेन और पेपर तो होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। चलो भाई, तो शुरू करें क्या पहले सवाल के साथ। ओके, तो ये रहा हमारा पहला सवाल जो कि हमसे कहता है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट डीसी सोर्स। एक कांस्टेंट डीसी सोर्स से अगर एक कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया तो उसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा। अब यार रिएक्टेंस की कहानी तो पता होनी चाहिए और कैपेसिटर की कहानी भी पता होनी चाहिए। तो मैं साइड में हट जाता हूं, तुम लोग सोचो, दिमाग लगाओ, फिर बताओ क्या आंसर आता है, फिर मैं बताऊंगा बाद में। सोचो जल्दी से। सोच लिया तुम लोगों ने? लगा लिया दिमाग तुम लोगों ने? वीडियो पॉज, अरे वीडियो पॉज कर लिया करो यार, बिना वीडियो पॉज करे सोचोगे तो फिर तुम खुद ही सोच लो कितना लंबा लेक्चर चला जाएगा, है ना। तो वो चीजें नहीं करनी, वीडियो को पॉज कर लिया करो, खुद से ट्राई किया करो, फिर देखा करो क्या आंसर तुम्हारा सही बन रहा था कि नहीं बन रहा था। पहली बात की किसी भी कैपेसिटर के रिएक्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। अच्छा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता था तो तुम्हें याद होगा। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिखते थे 1/ओमेगा c। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती थी, अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो इट कम्स टू बी 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस c। तो ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये फ्रीक्वेंसी वाली बातें तब आती है जब आपके पास होता है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स। फ्रीक्वेंसी वाली बातें तब आएगी जब आपके पास होता है एक ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या फिर सोर्स बोल लीजिए। बट इफ यू हैव अ डीसी, अगर आपके पास डीसी है, सो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। सो डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 हो जाती है। अब डायरेक्ट करंट के लिए अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हमारे पास बनेगा 1/2 पाई इंटू, ये तो 0 होगी कहानी और कैपेसिटेंस सी आ गया। तो उस केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाता है वो इनफाइनाइट होता है। यानी कि तुम्हें पता है बात कि कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता था तो वो डीसी करंट के लिए, याद है तुम्हें, एक शॉर्ट सर्किट कर देता था। यहां पे तुम्हें याद होगा कि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो रास्ते को रोक देता है, फिर उसके बाद करंट को रोक देता है वो, है ना, ऐसा बिहेव करता था। तो एक बार कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया तो उसके बाद उसके पास और चार्ज रखने की जगह नहीं थी, इसलिए वो यहां से हट जाता है और ये सर्किट आपका एक ओपन सर्किट बन जाता था। तो ये वाली चीज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसी भी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर प्रोवाइड करा देता है डीसी सोर्स के लिए जब वो एक बार फुली चार्ज हो जाता है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में क्या होता है, वो चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता है, क्योंकि एसी में करंट तुम्हें पता है डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो क्या होगा, अगर किसी कैपेसिटर को आपने किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगा दिया तो एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर दूसरी साइड चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। बिकॉज करंट की डायरेक्शन यहां पे रिवर्स होती रहती है, जिसके कारण एक बार कैपेसिटर अगर चार्ज हुआ तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से अब वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर से कैपेसिटर चार्ज हुआ, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने से फिर से वो डिस्चार्ज हो गया। फिर से कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर से चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हो गया। लेकिन डीसी में करंट रिवर्स नहीं होता था, तो डीसी में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता था। एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के कारण जो हमारा कैपेसिटर था वो चार्ज होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, और एक ऐसा स्टेट आ गया जहां पे ये चार्ज अब और नहीं ले सकता था, जहां पे कैपेसिटर चार्ज और नहीं ले सकता था। ऐसे टाइम पे कैपेसिटर ने धोखा दे दिया और वो सर्किट में से गायब हो गया।
मतलब सर्किट में तो रहता है लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सर्किट में है ही नहीं। तो उस टाइम पे वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देता है। क्या करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है डीसी को, लेकिन एसी को वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा पाता है। एसी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा पाता क्योंकि एसी में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो एक बार अगर जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया तो दूसरे टाइम वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डायरेक्शन ही रिवर्स होगी करंट की। बेचारे डीसी का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। तो क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता गया हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। अब वो यहां से हट गया। हटने का मतलब यह है कि वो ऐसा बिहेव करता है कि वो जैसे है ही नहीं यहां पे। उस केस में आपका सर्किट ओपन हो जाता है और अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उस केस में आपका ये जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है और यहां पे अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही बात है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो उस केस में इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का? ये तो जानते हो ना तुम लोग, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। एक तरह का क्या है? रेजिस्टेंस जो कि ऑफर कर रहा है कैपेसिटर, ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, है ना। तो डीसी के लिए तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया, लेकिन यहां पे देखो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिनिमम हो जाएगा। एसी के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, जो भी रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा डीसी के लिए करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लो अगर लिखना चाहो तो। एसी के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो एक्ससी जो होता है वो मिनिमम होता है, किसके लिए? एसी के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिनिमम होता है, लेकिन डीसी के लिए यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एक बार फुली चार्ज होने के बाद ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है। सो ये है कहानी तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 की। उम्मीद करता हूं समझ आ रही है। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते देखते हैं अगला पार्ट हमारा क्या है। क्या ये सभी ने नोट कर लिया? समझ रहे हो ना तुम लोग बात को? ऐसा तो नहीं हो रहा ना जो बातें मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो तुम्हारी दिमाग के ऊपर से जा रही है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया। तो आ जाओ वही सेकंड क्वेश्चन पे जो कि बोला गया है, द वोल्टेज एंड द करंट इन अ सीरीज एसी सर्किट आर गिवन बाय V इक्वल्स टू V नॉट cos ओमेगा t, I इक्वल्स टू I नॉट sin ओमेगा t। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट? फिर से एक हलवा सवाल हमें परोस दिया गया है और फटाफट से बस इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। भाई वोल्टेज और करंट में तुम देख सकते हो फेज का डिफरेंस दिख रहा है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करो, तो यहां पे तुम्हें वोल्टेज और करंट में एक फेज का डिफरेंस नजर आएगा। यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो V नॉट को कैसे लिख सकते हैं? या तो एक काम करो, V नॉट को मत करो, इसको करो I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख दूं cos ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, क्योंकि cos ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2 साइन ओमेगा टी होता है। सिंस cos ऑफ थीटा माइनस का पाई बाय 2 कर लीजिए, या फिर cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कर लीजिए, वो सब साइन थीटा के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? साइन थीटा के बराबर होते हैं। अभी ये तो cos ओमेगा टी हो गया, यहां पे cos ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया। ये वोल्टेज है, ये करंट है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का डिफरेंस कितना आ रहा है ये मुझे देखना है। सो भाई डेल्टा फाई की कहानी क्या है? ओमेगा टी माइनस ऑफ वोल्टेज का फेज माइनस ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। सो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मार डाला। आंसर बन गया कितना? पाई बाय 2। सही आ रहा है ना ये? अरे बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया भाई। फेज डिफरेंस पाई बाय 2 आ रहा है। तो क्या फेज डिफरेंस से अब क्या करोगे तुम लोग? हाँ, पावर डिसिपिटेटेड बताना है। तो पावर डिसिपिटेटेड का फॉर्मूला क्या बोल रहे हो तुम लोग? इस बार मौका नहीं दिया तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन इजी वाला था इसलिए मैंने करा दिया, बाकी आगे जो टफ वाले क्वेश्चन आएंगे वो तुम ही करना फिर। ठीक है, सो दिस विल बी योर डेल्टा फाई। ये क्या हो गया? इसको एक मिनट को। सो इट कम्स टू बी पाई बाय 2। नाउ वी राइट द फॉर्मूला फॉर द पावर।
जनरली हम लोग बात करते हैं एवरेज पावर की, विच इज गिवन बाई IRMS, VRMS, कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ये कॉस डेल्टा फाई क्या होता है, इसको हम प्यार से पावर फैक्टर बुलाते हैं, ठीक है। तो बिना प्यार से क्या बुलाएंगे, बिना प्यार से भी इसको पावर फैक्टर ही बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब डेल्टा फाई यहां पे पाई बाय 2 है और बच्चा बच्चा जानता है कि कॉस ऑफ पाई बाय 2 जो है वो कितना होता है, 0। अरे बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। तो भाई यहां पे जो पावर डिसिपिटेट हो रही है इट कम्स आउट बी 0, क्योंकि यहां पे डेल्टा फाई 90 डिग्री का, डेल्टा फाई 90 डिग्री का, तो कॉस 90 0 होता है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, ये तो पता होगा तुम लोगों को। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो भाई अगर छापना चाहते हो तो छाप सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे, ओके बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई तो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 दो ऑल्टरनेटिंग यहां पे करंट है जो कि दे गए हैं एज I1 I0 sin ओमेगा t, I2 I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3। विल द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट बी इक्वल और डिफरेंट। यहां पे इनके आईआरएमएस वैल्यूज जो है वो सेम होंगी या डिफरेंट होगी। अब ये तुम खुद से कर लो, फिर मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। कर लिया ट्राई सभी ने? अरे बार बार बोल रहा हूं वीडियो पॉज कर लिया करो यार, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ऐसे बैठ के वेट करते रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा कंप्लीट, है ना। सो यहां पे सबसे पहले लिखा जाएगा I1 को I0 sin ओमेगा टी। या I0 का मतलब क्या होता है, I0 का मतलब होता है पीक वैल्यू। जानते हो नहीं वाली बात, तो I0 का मतलब होता है पीक वैल्यू, और I1 जो होता था उसको बोलते थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी भी समय पे जो वैल्यू होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आईआरएमएस की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैलकुलेशन बना चुके हैं हम। क्विक रिवीजन में सारी बातें बताई थी मैंने तुम लोगों को। आईआरएमएस में क्या करते हो, वो एवरेज लेके उसका अंडर रूट करना होता था, ठीक है। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा I0 बाय रूट 2। बेसिकली यहां पे पीक वैल्यू आता है और अपॉन में आती है अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आपका आईआरएमएस का वैल्यू आता है पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। तो आईआरएमएस जो होगा, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो पहले करंट के लिए अगर मैं बात करूं I1 के लिए, तो इसका आरएमएस वैल्यू जो मुझे मिलने वाला है, इसका पीक वैल्यू है I0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। मैं सेकंड करंट की बात कर लूं तो I2 का आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका भी पीक वैल्यू है I0, सो ये हो जाएगा I0 बाय 2। हां तो सर यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों की पीक वैल्यू सेम है, और दोनों की अगर पीक वैल्यू सेम है तो मैं कह सकता हूं दैट I1 का आरएमएस वैल्यू जो है वो बराबर होगा I2 के आरएमएस वैल्यू से। I1 का आरएमएस वैल्यू जो है वो बराबर होगा I2 के आरएमएस वैल्यू से, बिकॉज आरएमएस वैल्यू को पीक वैल्यू से मतलब है। बाकी दुनिया गई भाड़ में, फेज डिफरेंस गया भाड़ में, अपने को तो मतलब है सिर्फ पीक वैल्यू से। दोनों का पीक वैल्यू बराबर, दोनों का पीक वैल्यू बराबर। अंडर रूट 2 की वैल्यू सेम होती है दोनों के लिए, तो भाई दोनों के लिए अंडर रूट 2 की वैल्यू सेम होगी, जिसके कारण दोनों का आरएमएस वैल्यू सेम हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे, चलो भाई वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 3 के बाद क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, कैन द पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बी ग्रेटर देन द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स इन एन एलसीआर सर्किट। तो किसी भी एलसीआर सर्किट में जब आप बनाओगे, तो पहले बना के भी बता देता हूं, ये रहा इंडक्टर, ये रहा कैपेसिटर, ये रहा रेजिस्टर। तो एक एलसीआर सर्किट में जब आप इसको एक किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करेंगे, सो क्या होगा, इसका जो पीक वोल्टेज होगा, लेट्स से इक्वेशन बना दी V0 sin ओमेगा टी। इक्वेशन कुछ भी बना दो यार। तो इस सोर्स का जो पीक वोल्टेज है वो है V0। सोर्स का जो पीक वोल्टेज है या फिर पीक वैल्यू जो है वो है V0। ध्यान से सुनना सभी लोग। तो आपसे बोला जा रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, जो पीक वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर, क्या वो सोर्स के पीक वैल्यू से ज्यादा होगा? सोचना पड़ेगा इस बात में। तो
इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वैल्यू आएगी, क्या वो आपके सोर्स के पीक वैल्यू से ज्यादा हो सकती है कि कम हो सकती है, ये आपको सोच के बताना है। कैसे सोचेंगे इसके बारे में? पहली बात तो मुझे यही नहीं पता इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, है ना। ओहो, अब क्या करें? करंट निकाल लो पहले, करंट, हाँ करंट कर लेते हैं सर, करंट वाला पार्ट ठीक है। तो लेट से यहां से कोई करंट निकला जिसकी पीक वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। मान लो, मानने में कुछ नहीं जा रहा है अभी, मान लो बस, है ना। अभी आर्ग्यू मत करना कि सर यहां पे तो फेज का डिफरेंस होता है इंडक्टर और कैपेसिटर में। मान लो कि ये कोई करंट जा रहा है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, है ना। सो इंडक्टर के अक्रॉस बात करते हैं, अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस इंडक्टर जो पोटेंशियल होता है उसको मैं VL से लिख रहा हूं। इट इज गिवन बाय I नॉट इंटू इसका रेजिस्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको XL कहते हैं, नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अरे हां ना, किसी भी इंडक्टर के रेजिस्टेंस को आप बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वही तो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस यहां पे भी, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी VL इक्वल्स टू I नॉट XL। XL क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टर। XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक वो रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर भी प्रोवाइड करा रहा है आपको। वैसे कैपेसिटर भी प्रोवाइड कराता है, XC बोलते हैं, वैसे रेजिस्टर भी प्रोवाइड कराता है, आड़ बोलते हैं उसको, आड़, है ना, समझते हो ना, आड़। चलो भाई, सो यहां से VL इक्वल्स टू I नॉट XL करेंगे एंड XL की जगह ओमेगा L कर लेता हूं, है ना। तो V नॉट I नॉट XL की जगह ओमेगा इंटू L। L बोले तो इंडक्टेंस, L बोले तो इंडक्टेंस। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? आई नॉट की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या सर? यहां पे आई नॉट की जगह ई नॉट बाय जेड कर लेते हैं ना। एक काम करो, VL वाली कहानी तो चल ही रही थी, सो VL की जगह लिखा V नॉट बाय जेड ओमेगा L। बहुत ही बेहतरीन। देखो एक रिलेशन सामने आ रहा है VL और V नॉट के बीच में। V नॉट क्या है? सोर्स का पीक वैल्यू। VL क्या है? इंडक्टर का पीक वैल्यू, ठीक है। तो भाई दोनों में डिफरेंस समझते चलना भी। VL क्या है? इट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। VL क्या है? पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। V नॉट क्या है? पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो VL इक्वल्स टू V नॉट बाय जेड ओमेगा L। अब क्योंकि LCR सर्किट है, Z का तो बड़ा सा वैल्यू आने वाला है। LCR सर्किट के लिए Z तो ऐसे डिफाइन करते हैं ना, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इतनी बड़ी वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। क्वेश्चन को आसान कैसे करेंगे? हम कंसीडर करेंगे रेजोनेंस की कंडीशन। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसने मुझसे बस ये पूछा कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। उसने मुझसे क्या बोला है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो पीक वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर वो बड़ा हो जाए पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स से? तो ऐसा कुछ कब हो सकता है, वो कंडीशन पे जा रहा हूं मैं। रेजोनेंस की कंडीशन को अज्यूम कर लिया। पहली कंडीशन मैंने जो अज्यूम करी है वो है रेजोनेंस की कंडीशन। ऐसा करने से Z जो है, XL जो है वो XC के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण जो नेट इंपीडेंस है वो आपका R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस में XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेट इंपीडेंस जो आता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। उठा के रख दो यहां पे इसको। सो VL इज इक्वल्स टू V नॉट बाय R ओमेगा L। भाई ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम लोग, है ना, ये तो फेंक दो साइड में निकाल के इसको। अपार्ट फ्रॉम दिस L बाय R की कंडीशन आ रही है, तो VL इक्वल्स टू V नॉट ओमेगा L बाय R। किसी भी तरह से अगर दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं, मैं ध्यान से सुन लेना। किसी भी तरह से अगर L बाय R, ये दूसरी कंडीशन है, इफ
L/R ग्रेटर हो जाए 1 से, कैसे भी हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता उस चीज से, बस किसी भी प्रकार से अगर L/R 1 से बड़ा हो जाए तो VL जो हो जाएगा वो V0 से बड़ा हो जाएगा। अगर L/R 1 से बड़ा हो गया तो VL कैसे मिलेगा? V0 इंटू ओमेगा इंटू कुछ भी करो फिर आगे। VL कैसे मिलेगा? V0 इंटू ओमेगा इंटू ये वैल्यू जो कि 1 से बड़ी है। तीन चीजों को प्रोडक्ट करोगे तो आपको VL मिलेगा, तीन चीजों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको VL मिलेगा, यानी कि V0 में ओमेगा इंटू L/R को मल्टीप्लाई करने से आपको VL मिलता है। V0 में ओमेगा इंटू L/R करोगे तो VL मिलेगा, मतलब VL बड़ा है V0 से। तो ऐसा हो सकता है क्या? जी हां, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो बिल्कुल यहां पे ऐसा हो सकता है कि जो पीक वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर वो बड़ा हो सकता है देन द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स से। तो पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने दो कंडीशन लगाई है, ये कंडीशंस लगानी पड़ेगी। अगर ये कंडीशंस वैलिड नहीं होती है, अगर ये कंडीशंस नहीं लगेगी तो ऐसा होने के चांसेस कम है। फिर समझ रहे हो, हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हो कि हमेशा ही होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप हमेशा होगा। हां, आप ये बोल रहे हो कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन है और अगर L/R बड़ा है 1 से तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रही। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। हमेशा होगा कंपलसरी नहीं है, हमेशा होगा जरूरी नहीं है, उसके लिए कंडीशंस लगानी पड़ेगी। पहले हमने रेजोनेंस की कंडीशन मानी है, दूसरी कंडीशन मानी है L/R 1 से बड़ा होगा तो ही जाके पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बड़ा हो सकता है पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स से। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो भाई, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। अच्छा सवाल था, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। हो गया नोट? कर लिया सभी ने नोट? पक्का? बढ़े आगे, आ जाओ जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, समझ तो आया था ना सबको? ये समझ तो आया था ना? कंडीशन लगाई थी, कंडीशन के बेसिस पे फिर हमारा रिजल्ट आया था। ओके, ऐसा जरूरी हो, कोई कंपलसरी वाला पार्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। चलो भाई, तो अगला सवाल क्या बोलता है? इन अ सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर एंड एन एसी सोर्स द करंट इज जीरो एट द इंस्टेंट द सोर्स वोल्टेज इज मैक्सिमम, इज इट कंसिस्टेंट विद द ओम्स लॉ? भाई, एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है और एक एसी सोर्स भी लगा रखा है, और बोला गया है कि जब यहां पे वोल्टेज का सोर्स मैक्सिमम था तो करंट वहां पे जीरो था। तो ऐसा मतलब ओम्स लॉ को ऐसा चलेगा क्या? मतलब ओम्स लॉ इसका विरोध नहीं करेगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR वाली कहानी चल रही थी, तो यहां पे भी वही चीज हो रही है। अगर वोल्टेज मैक्सिमम है सोर्स का तो उस टाइम पे करंट जो है वो बोला जीरो होगा। तो क्या ये ओम्स लॉ के साथ बिल्कुल मतलब सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये आपको बताना है। तो जरा दिमाग लगाओ, सोचो, क्या ऐसी कुछ बातें बन सकती है क्या कि ओम्स लॉ लगाते किसके लिए हो? क्या वो कैपेसिटिव सर्किट के लिए एप्लीकेबल है? क्या वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? सोचना पड़ेगा। सोचो, जल्दी से दिमाग लगाओ, फिर देखें क्या आंसर आता है। सोच लिया तुम लोगों ने? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओम्स लॉ जो है वो दोनों टाइप के सोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि दोनों टाइप के करंट्स के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात तो ये, हाँ, कि ओम्स लॉ जो है वो डीसी के लिए लगता है और एसी के लिए भी लगता है। हाँ ठीक है, समझ गए सर। यहां पे आपने कौन सा लगाया? एसी सोर्स लगाया, लगा सकते हो ओम्स लॉ। दूसरी बात यह है कि ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए लगता है ना? ओम्स लॉ ने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए ही लगाया गया है। यहां पे ऐसा नहीं कि तुम कैपेसिटिव सर्किट को भी सॉल्व कर रहे हो इससे ना। तो ओनली एप्लीकेबल फॉर द रेजिस्टिव सर्किट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तभी तो फॉर्मूला बना था V = I × R वाला। तुम्हें याद है ना, R = ρL/A आया था। हाँ, तो ऐसा मत कर देना कि तुम बोलो कि सर कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस होता है ना? अगर तुम लोग यहां दिमाग लगा रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो कि सर ओम्स लॉ लगा लेते हैं ना, V = I × XC, ऐसे कर लेंगे ना। अरे भाई समझो बात को यार, थोड़ा सा भावनाओं को समझो। यहां पे तुम ये चीज लगा सकते हो, लेकिन बेसिकली ये चीज जो है वो आप सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए डील कर रहे हो बेसिकली यहां पे, है ना? ये जो R है इसका फॉर्मूला ρL/A आप डिफाइन कर रहे हो ओनली फॉर द रेजिस्टिव सर्किट्स। तो अगर आपके पास जो सर्किट है
वो अगर प्योर कैपेसिटिव या इंडक्टिव टाइप का आता है तो ओम्स लॉ का थोड़ा सा दूर रखना है यहां से। रेजिस्टिव सर्किट्स आता है तो आप आराम से घुसा दो। हाँ, हम नो डाउट इसका यूज करते हैं, बट ऐसा प्योरली उस पर नहीं जा सकते आप लोग, है ना। तो इस बात का समझो यहां पे, क्या यहां पे कंसिस्टेंट है ओम्स लॉ के साथ में, बट मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सर यहां पे वोल्टेज सोर्स मैक्सिमम हो जाए तो करंट यहां पे जीरो ही हो जाए, है ना। बिना करंट के कौन सा वोल्टेज आप डिफाइन करने वाले हो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये चीज ओम्स लॉ के लिए वैलिड है, इनको नोट करो, ठीक है। तो ओम्स लॉ के लिए ये वाली बातें बोल सकते हो कि एसी डीसी दोनों के लिए लगता है, लेकिन हाँ मोस्टली हम इसको रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं रादर देन द कैपेसिटिव और द इंडक्टिव सर्किट्स, ठीक है। तो इसको भैया नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। अब एक एसी सोर्स है, कैपेसिटर से जोड़ दिया, तो क्या इसका आरएमएस करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाए कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर एसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो बना लो कैपेसिटर। लो भाई, कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स, एसी सोर्स से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करूंगा, जैसे ही मैं इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने लगूंगा, तो मुझे बताओ क्या यहां पे इसका जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहने वाला है। इसका आईआरएमएस वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है ये। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं कैपेसिटर में। तो जस्ट टेल मी अबाउट व्हाट विल हैपन टू द आईआरएमएस। इसको क्या होगा, क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। तो आईआरएमएस का क्या हाल है वो आपको बताना है। तो चलो दिमाग लगाओ, सोचो, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। सोच लिया, लगा लिया दिमाग, मैं बताऊं। ओके, पहली बात, अगर आप कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी डिफाइन कर लेना, ठीक है। अब यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है आपको, कि अगर यहां पे कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होता है तो इसका रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज होता है तो इसका रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और अगर इसका रिएक्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसका आईआरएमएस वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि वो कैपेसिटर ऑफर कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि कैपेसिटर ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि कैपेसिटर ऑफर करता है करंट को। कौन से करंट को, आरएमएस वाले करंट को, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो C होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो यहां पे C डैश हो जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि K टाइम्स ऑफ C इज द वैल्यू ऑफ C डैश। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस राइज कर रहा है। तो अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, और अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है सो रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्टेंस डिक्रीज होने से जो आईआरएमएस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा काम रेजिस्टेंस का था वैसी कुछ कहानी यहां पे भी चलने वाली है। तो जैसा काम आप वो रेजिस्टेंस के लिए करते थे वैसी कुछ कहानी यहां पे भी चलने वाली है। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, ओके, समझ गए ना। तो क्या होगा यहां पे, द आरएमएस करंट विल इंक्रीज। तो आरएमएस करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है इसमें, नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कर लिया नोट सभी ने, पक्का, बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इन एन एलसीआर सर्किट इक्वल्स द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस की कंडीशन डाल दी पहले इसने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि करंट नहीं होगा सर्किट में।
तो इसका मतलब ये हो गया क्या, दैट देयर इज नो करंट थ्रू द इंडक्टर और द कैपेसिटर, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये समझ जाए हम लोग। तुम जानते हो कि रेजोनेंस के टाइम पे, तुम जानते हो कि रेजोनेंस की कंडीशन में XL जो है वो XC के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बोलो भाई, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, फिर बताओ क्या आंसर आता है। सोच लिया, सोच लिया तुम लोगों ने? चलो भाई, रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। और अगर ये बराबर हो जाता है तो हमारा सर्किट जो है ना वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, वो एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। हमारा जो सर्किट है वो रेजिस्टिव बन जाता है, रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। एंड इन दैट केस जो इंपीडेंस है वो R के बराबर हो जाता है। और तुम्हें पता है इस टाइम पे जो करंट फ्लो करता है सर्किट से वो मैक्सिमम करंट होता है। तो रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा इंपीडेंस का फॉर्मूला जो होता था वो अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर ये पार्ट पूरा गायब हो जाए, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अगर ये पूरा पार्ट गायब हो जाए तो तुम ही बताओ मुझे क्या वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है? अगर ये पार्ट गायब हो जाएगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना? इफ XL इक्वल्स टू XC तो उस केस में Z जो होगा वो कम हो जाएगा, Z जो है वो मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहली बात तो अगर ये बातें बोल रहे हैं कि कोई करंट इंडक्टर से फ्लो नहीं करेगा तो बिल्कुल गलत है। करंट डेफिनेटली फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पे जो आपका सर्किट है वो कैसा है, सीरीज वाला सर्किट है। सीरीज वाले सर्किट में सेम करंट फ्लो करता था, याद हो तुम्हें तो, है ना? तो सीरीज वाले में सेम करंट फ्लो करता है। अब इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया है, इसका और इसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम हो गया तो दैट डजंट मींस कि यहां पे जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा इनसे। करंट डेफिनेटली फ्लो करेगा, क्योंकि उस करंट को रेजिस्टेंस से भी तो पास होना है फिर अभी, है ना? तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब क्या होता है फिर? अगर ऐसी बात है करंट अभी भी फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो रिएक्टेंस है वो 0 हो गया। रिएक्टेंस 0 हो जाता है, दैट मींस इनके जो पोटेंशियल की वैल्यू है, क्योंकि अगर आप देखो तो XL इज इक्वल्स टू XC हुआ, मतलब कि अगर मैं दोनों तरफ I0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो I0 XL बराबर हो जाता है I0 XC, ये बन जाता है VL और ये हो जाता है VC। मतलब दोनों के पोटेंशियल, दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाते हैं, पर डायरेक्शन इनकी अलग हो जाती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर समझ रहे हो? तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बस इतना सा मतलब है इसका, और कुछ नहीं। डज इट मीन दैट देयर इज नो करंट थ्रू द इंडक्टर? बिल्कुल नहीं है भाई, करंट होगा यहां पे, करंट होगा यहां पे, और वो करंट जो फ्लो करेगा वो मैक्सिमम वाला करंट फ्लो करेगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग कि करंट नहीं होगा, करंट डेफिनेटली होगा यार। वही करंट I0 इधर से भी पास होगा, इससे भी पास होगा, इधर से भी पास होकर निकलेगा फिर, ठीक है? तो क्या लिखोगे इसके लिए? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इन एन एलसीआर सर्किट इक्वल द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब देखो ऐसे लिखना, इफ द फ्रीक्वेंसी, इफ देयर इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट मींस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द capacitive reactance is equal to the inductive reactance, which further means that the potential across the inductor is equal to the potential across the capacitor, but since they have the opposite direction, that's why they cancel each other. इनके डायरेक्शंस अपोजिट होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो इनका रिएक्टेंस खत्म हो जाता है। बट करंट, इनका रिएक्टेंस खत्म हो गया लेकिन करंट अभी भी सर्किट में फ्लो कर रहा है, एंड दैट करंट इज द मैक्सिमम करंट जो कि जाता है गिवन बाय I0 इक्वल्स टू इसका जो भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा V0 अपॉन R, ठीक है? तो ये वाली बात है, इस पे समझ रहे हो ना? पक्का नोट कर लो इसको। फिर Z मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, देयर इज नो करंट वाली कोई कंडीशन नहीं होगी, करंट होगा डेफिनेटली यहां पे भी। सीरीज में ना करंट 0 कर दोगे तो फिर रेजिस्टर से क्या पास होगा भाई? अगर इंडक्टर और कैपेसिटर से करंट 0 हो गया तो रेजिस्टर से क्या पास करोगे? उसने पहले बोल दिया भाई, यहां पे जो एक एलसीआर सर्किट है उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो उसने पहली चीजें डिफाइन कर दी है। हो गया? बढ़े आगे?
चलो वेरी गुड। तो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 7 की। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? When an AC source is connected to a capacitor, there is a steady state current in the circuit. Does it mean that the charges jump from one plate to the other to complete the circuit? भाई इन्होंने बोला क्या है, एक कैपेसिटर को अगर आप एसी सोर्स से कनेक्ट कर दोगे तो एक स्टेडी स्टेट करंट आता है सर्किट में, है ना? हाँ बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब यह है कि अब चार्ज जो है वो जंप कर रहा है फ्रॉम वन प्लेट टू अदर टू कंप्लीट द सर्किट। तो क्या इसका मतलब यह है कि चार्ज अब जंप कर रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, जिससे कि वो सर्किट को कंप्लीट कर सके। अगर मैं बात करूं डीसी की, तो यहां पे कैपेसिटर था, पहले मान लीजिए न्यूट्रल था। अगर मैंने एक डीसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। एक टाइम आएगा जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यहां पे नेगेटिव जाएंगे। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये सर्किट से गायब हो जाएगा और ये सर्किट को क्या कर देता है? शॉर्ट सर्किट कर देता है, ब्रेक हो गया मतलब, ठीक है, कोई करंट का फ्लो नहीं है। सो डीसी के लिए कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो जाता है तो उसके बाद वो करंट को फ्लो करना बंद कर देता है। लेकिन एसी के लिए ऐसी बातें नहीं चलती। एसी के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने के कारण इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो मिनिमम होता है। मतलब ये अभी भी करंट को अलाउ कर रहा है। यहां पे तो फ्रीक्वेंसी ही जीरो हो जाती थी। फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से इसका जो रिएक्टेंस था वो इनफाइनाइट हो गया। मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसने ऑफर किया था। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिख रहा है ना तुम लोगों को? बट एसी के लिए इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो करंट को अभी भी अलाउ कर रहा है। तो करंट अगर अभी भी अलाउ कर रहा है और अगर मान लो कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो चुका है तो करंट कैसे फ्लो कर सकता है सर? अब कैपेसिटर अगर हमारा फुली चार्ज हो गया है तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा? क्या ऐसा होगा क्या कि यहां से गया चार्ज, पॉजिटिव वाला यहां गया और पॉजिटिव से छलांग लगा दी यहां पे, फिर वो नेगेटिव पे चला गया? ऐसा कुछ हो रहा है यहां पे? ये आपको बताना है। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। डीसी की कहानी बहुत सिंपल है। एसी में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने की वजह से ये मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है और अगर ये कैपेसिटर एसी को मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली करंट अभी भी फ्लो कर रहा है इसमें। और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो जो चार्ज है वो जा कहां रहा है? फिर यहां से तो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया। अब बीच में सर्किट को कंप्लीट करना है ना भाई, यहां पे तो गैप आ गया। सर्किट करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो क्या सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चार्ज यहां से छलांग लगाता है क्या दूसरे प्लेट पे? सोचो, मैं साइड में हट जाता हूं, तुम सोचो आराम से। सोच लिया तुम लोगों ने क्या हो सकता है यहां पे? देखो यार, मैं पहले भी बता चुका तुम्हें, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर फ्लो करेगा कभी इधर फ्लो करेगा, कभी इधर फ्लो करेगा कभी इधर फ्लो करेगा। तो अब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जब आप किसी कैपेसिटर को एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हो तो एक टाइम पे तो क्या होगा? वो करंट को फ्लो कराएगा। करंट को फ्लो कराने से मान लीजिए इस डायरेक्शन में उसने करंट को फ्लो कराया, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया। ऐसे फ्लो कराने से पहले इसने इस प्लेट को कर दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स में तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और करंट का डायरेक्शन रिवर्स होते ही अब क्या हुआ? करंट का डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ। अब वो पॉजिटिव प्लेट से सारे चार्ज निकालेगा, पॉजिटिव प्लेट से सारे चार्ज निकालेगा और नेगेटिव पे ले जाके फेंक देगा। इससे क्या हो रहा है? यहां पे भी चार्ज कम हो रहा है और ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिल रहा है तो यहां पे भी चार्ज कम हो रहा है। तो एक बार तो वो चार्ज कर रहा है, दूसरे टाइम वो डिस्चार्ज कर रहा है और ऐसा करने से एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां पे कैपेसिटर जो है आपका वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, यहां बोल सकता हूं डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सर फिर से वही बात, फिर से वही बात कि करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होती है। तो अब फिर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग गया। ऑल्टरनेटिंग है ना यार, डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी। यहां पे बेचारे के पास एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा था, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा था। यहां पे तो पहले इधर गया, बाद में इधर गया, फिर इधर गया। तो ऐसा करने से अभी इसको चार्ज कर देगा, फिर से ऐसा करने से इसको क्या कर देगा? चार्ज कर देगा फिर से। लो भाई, सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पे, सारे नेगेटिव चार्ज यहां पे। समझ रहे हो ना तुम लोग?
तो क्या करता है, पहले तो करंट इधर फ्लो करने लगा तो इधर सारे पॉजिटिव इकट्ठे कर दिए। अब जैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, सारे पॉजिटिव निकाल के यहां ले जाएगा, जिससे ये डिस्चार्ज हो जाएगा फिर से। अब फिर से क्या हो रहा है, वो यहां से पॉजिटिव निकाल के यहां रख रहा है, इससे यहां पे साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। फिर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, फिर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण ये फिर से डिस्चार्ज कर देगा इसको। तो कैपेसिटर को अगर डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हो तो एक बार वो फुल्ली चार्ज हो गया तो काम खत्म। अब उसके बाद वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा डीसी के लिए, और जब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा डीसी के लिए। एसी के केस में ऐसा नहीं है। एसी के केस में क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो एक बार करंट अगर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो उसने यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यहां नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता है, तो अब डायरेक्शन होगी रिवर्स। तो देखो डायरेक्शन रिवर्स होगी। डायरेक्शन रिवर्स होने से सारे पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव प्लेट के पास जा रहे हैं और यहां से सारे पॉजिटिव चार्ज निकलते जा रहे हैं। ऐसा करने से यहां पे धीरे धीरे माइनस बनता जा रहा है, यहां पे धीरे धीरे प्लस बनता जा रहा है ना। यहां धीरे धीरे माइनस बनता जा रहा है, यहां धीरे धीरे प्लस बनता जा रहा है। अब क्या हुआ, फिर से करंट ने डायरेक्शन को रिवर्स किया, फिर से इधर आ गए। समझ लो ना तुम लोग बात को, क्या चल रहा है बेसिकली। तो अभी ये क्या करेगा, यहां से चार्ज निकालेगा तो धीरे धीरे यहां पे प्लस बनता जाएगा, यहां पे माइनस बनता जाएगा। फिर क्या हुआ, अरे उल्टा बना दिया। अब फिर से क्या हुआ, फिर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हुआ तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल के यहां लगाने लग गया, यहां पे नेगेटिव बनने लग गया, वहां पॉजिटिव बनने लग गया। तो ये वाली प्रोसेस चलती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है ना। तो एसी के लिए ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा, एक बार डिस्चार्ज, एक बार चार्ज, एक बार डिस्चार्ज, एक बार चार्ज, एक बार डिस्चार्ज, एक बार चार्ज, ऐसे करते करते पूरा प्रोसेस चलता है। और एसी में कभी भी ये ऐसे बराबरी से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज होने के बाद सर्किट से गायब हो गया, है ना। कैपेसिटर एसी में ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि एसी में वो फुली चार्ज एक बार नहीं हो पाता है। चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। डीसी में चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और एक टाइम पे फुली चार्ज होने के बाद वो गायब हो गया, है ना। तो यहां पे अगर आप एसी सोर्स को कनेक्ट करते हो कैपेसिटर से, देयर इज अ स्टेडी करंट, डेफिनेटली एक स्टेडी करंट आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज यहां से कूद के दूसरे प्लेट पे चला जाए सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। तो एक बार अगर आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो उसने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया, जिसके कारण वो जो चार्ज कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज हो जाता है। समझना, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से जो हमारा वो चार्ज कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब फिर से करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दी तो डिस्चार्ज कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा, और अब फिर से करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से चार्ज कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग में। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से नोट कर लो, डीसी के लिए भी नोट कर लेना, एसी के लिए भी नोट कर लेना। और उसमें एसी में ये जरूर लिख देना कि यहां पे जो है कैपेसिटर वो चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन डीसी में कैपेसिटर एक बार चार्ज ही होता है, ठीक है। कैपेसिटर सिर्फ चार्ज होता है, डिस्चार्ज हमें करना पड़ता है उसके बाद में। कर लिया नोट तुम लोगों ने ये सब, पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। सो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 8 की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 पे आते हैं। बोला गया है करंट है I1 विच इज गिवन बाई I0 sin ओमेगा टी, पास करता है किसी रेजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस है R। हाउ मच थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक करंट है I2 जिसकी वैल्यू है माइनस का I0 sin ओमेगा टी, जो भी रेजिस्टर से पास हो रहा है, तो भी बताइए कितनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर I1 I2 दोनों को पास करा दे रेजिस्टर से एक साथ, तो बताइए कितनी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और क्या यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये आपको सोचना है। तो चलो भाई दिमाग लगाओ, देखो इसका क्या आंसर आता है, फिर मैं तुम्हें आंसर बताता हूं। सोचो जल्दी से, फिर आंसर बताओ क्या होगा। सोच लिया सभी ने, बता दो आंसर में अब। चलो, पहला केस जिसमें I1 करंट पास हो रहा है, पहला केस है जिसमें I1 करंट पास हो रहा है। तो जब I1 करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है DH गिवन बाई I1 का स्क्वायर इंटू R इंटू dt। आपको वन टाइम पीरियड में चाहिए ना, सो हीट जो डेवलप होगी इट इज इंटीग्रल ऑफ DH, इट इज इंटीग्रल ऑफ I1 का स्क्वायर R
dt। लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 से लेके 1 टाइम पीरियड के लिए बात कर रहे हो तो कैपिटल टी तक बात करेंगे, 1 टाइम पीरियड के लिए बात कर रहे हो तो कैपिटल टी तक बात करेंगे यहां पे। चलो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। I1 की जगह हम लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पे हीट जो बनेगी इट इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ I नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 से लेके टी तक। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, I नॉट का स्क्वायर आर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। लिमिट्स 0 से लेके टी तक लग जाएगी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना तो बड़ी डिफिकल्ट सी बात हो गई हमारे लिए, तो क्या करें, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लेना 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा नीचे भी आ जाएगा कि 2 ही आएगा, सिर्फ बोलो 2 आएगा नीचे, वेरी गुड। सो यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो और यहां पे साइन स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दो। ऐसा करने से जो हीट यहां पे डेवलप हो रही है इट इज इक्वल्स टू I नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। लिमिट लगा देना 0 से लेके टी तक और अपॉन में 2 बाहर निकाल दिया मैंने, समझ लो। अपॉन का 2 मैंने उठा के बाहर निकाल दिया तो कोई समस्या नहीं है इससे। इंटीग्रल कर देते हैं इसको, h का इंटीग्रल बनेगा I नॉट का स्क्वायर r बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा t, लिमिट्स लगा देना 0 से लेके t तक, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करते हैं। सो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2 ओमेगा 2, सही है। cos 2 ओमेगा 2 का इंटीग्रल sin 2 ओमेगा 2। माइनस का भी आता है क्या साथ में, t बाय 2 ओमेगा। cos का इंटीग्रल करते तो माइनस का साइन आता है ना, अरे तो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रल किया तो माइनस का sin 2 ओमेगा t अपॉन जो 2 ओमेगा t होता है उसका 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, 0 से लेके t तक इंटीग्रल करना है। सही है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हीट कैन बी रिटन एज h इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर इंटू आर। यहां पे क्या था, 0 से लेके t तक इसका इंटीग्रल करना था, माइनस का साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, 0 से लेके t तक ये और डिवाइड बाई 2 ओमेगा। आओ भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो I नॉट का स्क्वायर इंटू आर, टी माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का अपर लिमिट माइनस का साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी, माइनस का साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू 0, क्या बात है, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। समझ रहे हो ना तुम लोग बात को, चल क्या रहा है यहां पे, समझ जाना बात को चल क्या रहा है। मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया नया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 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 साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट कैपिटल टी, माइनस फिर से आ गया साइन 2 ओमेगा लोअर लिमिट 0 अपॉन में 2। साइन 0 0 होता है, ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो यहां पे I नॉट का स्क्वायर इंटू आर टी प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा की जगह क्या लिखूं, बोलो, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। ओमेगा की जगह लिख सकते हो 2 पाई बाय टी। सो टी से तो टी मर जाएगा और टी से टी मरने के बाद ये बनता है साइन 4 पाई। सो I नॉट का स्क्वायर इंटू आर टी प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 2 ओमेगा। सही है। अच्छा साइन 4 पाई कितना होता है, साइन पाई 0 2 पाई है ना, साइन पाई, अरे यार यहां से निकाल लो भाई वैल्यूज, 0 पाई बाई 2 पाई, फिर यहां पे 3 पाई बाई 2, यही होता है ना, ऐसे बनता है ना कुछ कहानी। चलो भाई, अब हुआ यूं कि यहां पे तो साइन 0 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है
और ऐसे करते करते कहानी सॉल्व करोगे तो 4 पाई पे भी आई थिंक 0 ही जा रही वैल्यू है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, बिल्कुल 4 पाई यहां पे आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। सो जो हीट बनती है गिवन बाय आई नॉट का स्क्वायर आर इंटू टी। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। तो अब एक बात समझ आ गई कि हमें जब हीट निकालनी होती है तो मतलब होता है सिर्फ पीक वैल्यू से। हमें जब हीट निकालनी होती है तो मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यू से। तो आपको भी मतलब है सिर्फ पीक वैल्यू से, ठीक है। तो ये तो पहले वाले पार्ट के लिए निकाला मैंने, ये तो सिर्फ पहले वाले पार्ट के लिए सॉल्व किया है। अब यही चीज अगर दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? इसको मैं H1 लिख देता हूं क्योंकि ये पहले वाले पार्ट के लिए, पहले वाले करंट के लिए मैंने निकाला था इसको, इसलिए मैं इसको H1 लिख देता हूं सो दैट मुझे पता चलता रहे कि मैं पहले वाले करंट के लिए सॉल्व कर रहा था। अब मैं H2 को निकालता हूं, सेम कहानी है, बस डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है। सो I2 को सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स किया है, ठीक है। तो अगर मैं H2 निकालता हूं तो यहां पे भी वही कहानी चलेगी, कौन सी वाली? आई नॉट का स्क्वायर आर इंटू टी, सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स किया है, बाकी सब कुछ सेम है। और हीट का तो तुम्हें पता ही है, उसको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो यहां पे भी वही सब चलने वाला है जो पहले चला था। डायरेक्शन रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन कौन सी है, हीट को तो सिर्फ करंट के मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। करंट का पीक वैल्यू आई नॉट था, सेकंड वाले केस में भी करंट का पीक वैल्यू आई नॉट था, तो दोनों केस में हीट सेम डेवलप होने वाली है, ठीक है। तो दोनों के लिए हीट कितनी हो जाएगी? सेम डेवलप हो जाएगी। आई नॉट स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहां पे। वन टाइम पीरियड के लिए डिफाइन कर रहे हो आप लोग, वन टाइम पीरियड के लिए डिफाइन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब अगला पार्ट बोलता है अगर I1 I2 दोनों को पास करा दें रेजिस्टर से तो ये बहुत अच्छा केस बनता है यहां पे, ठीक है। अब ध्यान से सुना, इफ बोथ I1 एंड I2 passes through resistor then net current will be 0। नेट करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे दोनों करंट को साथ में पास करा दीजिए रेजिस्टर से। दोनों करंट अगर साथ में पास करेंगे किसी भी रेजिस्टर को तो यहां पे I1 जो था वो I नॉट साइन ओमेगा टी था, है ना। सो I1 जो था वो तो था I नॉट साइन ओमेगा टी, I2 जो था वो था माइनस का I नॉट साइन ओमेगा टी। तो बस डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। हियर द नेट करंट विल बी 0। अगर नेट करंट 0 है तो नेट हीट डेवलप जो यहां पे होगी वो भी 0 रहेगी। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, अगर दोनों करंट को साथ साथ पास करवा रहे हो तो क्योंकि दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट हीट यहां पे 0 डेवलप होगी। तो यस, principle of superposition is applicable here। Superposition is applicable here। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है, बिल्कुल। गॉट इट? तो नोट कर लो भाई, यहां से नोट करना शुरू करो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट करो जल्दी से कर लिए नोट, और इसको भी नोट करना है, इंपॉर्टेंट है यार, इसको कैसे मिस कर सकते हो आप लोग। हो गया? वेरी गुड। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोलते हैं, आओ जरा देख लेते हैं। इज एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप द वोल्टेज। तो भाई अगर एक कोई ट्रांसफॉर्मर है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो क्या एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है क्या साथ में? यहां पे स्टेप अप वोल्टेज से एनर्जी इंक्रीज होती है, ऐसा भी होता है क्या? सोचते हैं, आ जाओ दिमाग लगाते हैं साथ में। मैं साइड में जाता हूं, मैं साइड में दिमाग लगाता हूं, तुम सामने सामने दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है इसका। सोच लिया? कैसे करोगे? एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप द वोल्टेज। देखो यार, क्या होता है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए हम एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि जो इनपुट पावर होती है वो आउटपुट पावर के बराबर होती है।
या फिर मैं बोलूं कि जो उसके लिए पावर होती है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप बिजली बनाते हो तो वहां पे जो पावर का प्रोडक्शन किया है वो तो फिक्स्ड ही है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। मैंने बताया था क्विक रिवीजन में कि जब आप पावर प्लांट में बिजली बना रहे थे तो यहां पे पावर एक फिक्स वैल्यू में आपने जनरेट कर दी, जैसे कि मैंने बोला 22 किलोवाट की पावर आपने जनरेट कर दी। अब ट्रांसफॉर्मर से आप सिर्फ वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो। यह मतलब नहीं है कि तुम पावर को एडजस्ट करने से मतलब यह नहीं होता कि तुम एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर लगाने से ऐसा घड़ी जैसी फीलिंग आनी है ना ट्रांसफॉर्मर को देखिए, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं। तो भाई कोई भी ट्रांसफॉर्मर से आप सिर्फ वोल्टेज को सेट कर रहे हो और वोल्टेज को सेट करने के बाद आप साथ में करंट को भी एडजस्ट कर रहे हो। जो पावर आप प्रोड्यूस कर चुके हो दैट्स द फिक्स पार्ट, इसका कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग, पावर कांस्टेंट होगी। पावर कांस्टेंट है, इट मींस कि पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो करंट साथ साथ में डिक्रीज होता है, और यही काम ट्रांसफॉर्मर भी कर रहा था। क्योंकि जब यहां पे हमने देखा कि हैवी करंट को फ्लो करवाने से, इन वायर्स में हैवी करंट को फ्लो करवाने से ये वायर्स मेल्ट हो रही थी और हीट का लॉस हो रहा था, इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मर का यूज किया। जब इन वायर्स में से हैवी करंट फ्लो कर रहा था तो हमने देखा कि भाई साहब एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। वोल्टेज इंक्रीज करते ही करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही थी, और करंट डिक्रीज होने से यहां पे जो लॉस हो रहे थे वो भी कम हो गए फिर। तो अगर कोई स्टेप अप वोल्टेज वाला ट्रांसफॉर्मर है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस वो करंट को भी डिक्रीज कर रहा है साथ में, वो करंट को डिक्रीज कर रहा है साथ में। वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये मत बोलना करंट भी इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं है यहां पे, भाई एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। एनर्जी वगैरह एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाती तो पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती। फिर अगर यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती तो एक्स्ट्रा पावर मिल जाती फिर तो हम लोगों को, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पावर जो हमने प्लांट में जनरेट करी थी वो तो फिक्स्ड है। सिर्फ वोल्टेज को एडजस्ट करके हम करंट को मिनिमम कर रहे हैं सो दैट लॉन्ग रेंज तक हम इस करंट को भेज सकें विदाउट एनी लॉस, मतलब विद द मिनिमम लॉस, है ना, विद द मिनिमम लॉस ज्यादा बेटर है बोलना, ठीक है भाई। याद रहेगी बातें, सभी को याद रहेगी बातें, कोई समस्या तो नहीं है इस पार्ट में, कोई परेशानी तो नहीं है इस पार्ट में, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको यार, इसको नोट कर लीजिए। वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए डिफाइन किया जाता है, ये जो पार्ट है ना वो किसी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए डिफाइन किया जाता है। P इनपुट इज इक्वल्स टू P आउटपुट, ये प्राइमरी के लिए होता है, सेकेंडरी के लिए होता है ना। सो ट्रांसफॉर्मर के केस में अगर वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है दैट मींस वो सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाता है और साथ ही साथ करंट को भी डिक्रीज कर देता है। पावर कांस्टेंट रहेगी, पावर के साथ कोई छेड़खानी ट्रांसफॉर्मर नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं बात को, सभी लोग समझ गए ना, पक्का? चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन 11 हमसे बोलता है कि एक ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन किया गया है टू कन्वर्ट एन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट टू एन एसी वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। तो ट्रांसफॉर्मर का काम तो तुम्हें पता ही है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है साथ और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकता है। तो एक ट्रांसफॉर्मर को आपने ऐसे डिजाइन किया कि वो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर यहां पे इनपुट में आपने एक डीसी वोल्टेज दे दिया तो यहां पे ट्रांसफॉर्मर जो है वो जल जाता है। अब इसका मतलब क्या है वो आप समझाइए जरा। डीसी सोर्स देने से ट्रांसफॉर्मर जल क्यों गया ये मुझे बताइए। सोचा तुम लोगों ने कुछ? तो भाई ट्रांसफॉर्मर के केस में अगर हम गौर फरमा के देखें तो हमारे पास यहां पे एक कोर होता है, कोर के इधर वाइंडिंग की जाती है फॉर दिस कॉइल। और अब बात ये आ रही है कि भाई क्योंकि कॉइल है ये, अरे क्योंकि ये क्या है, कॉइल है। अब कॉइल होती है तो कॉइल के पास तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, कॉइल के पास उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है। तो एक तरफ मैंने बना दी प्राइमरी कॉइल, एक तरफ मैंने बना दी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, हम इसको कनेक्ट करते किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से
ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन हम चाहते हैं कि जो फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, जो फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है वो वेरी करता रहे, जिससे कि इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। तो हम चाहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन करवाना। इसलिए आप एक ऐसा सोर्स यहां पे लगाते हो जिसके कारण जो करंट हमें मिलता है वो वेरी करता है। जो करंट आपको मिलता है वो कैसा मिलता है? वेरिएबल मिलता है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है प्राइमरी की, प्राइमरी को मैं 1 नंबर से लिखूंगा, सेकेंडरी को मैं 2 से लिखूंगा। तो अगर प्राइमरी का करंट वेरिएबल है तो यहां पे प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरिएबल हो जाता है। तो इसके कारण सेकेंडरी का जो फ्लक्स होता है, क्योंकि सेकेंडरी का फ्लक्स तो प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करता है, सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसमें से भी पास हो जाएगी, इसमें से भी पास हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेकेंडरी का फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी पे डिपेंड करता है। अगर ये वेरिएबल है तो φ2 भी आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और सेकेंडरी का अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो सेकेंडरी में हो जाता है एक ईएमएफ इंड्यूस, E2 बोल देते इसको। सेकेंडरी में क्या हो जाता है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको कि E2 कहते हैं। तो ये काम चल रहा है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अब ध्यान से सुनना इस बात को, प्राइमरी का क्या खुद का इंडक्टेंस भी हो सकता है? हां बिल्कुल, हर कॉइल का खुद का एक सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है। और दूसरी बात एक और है कि यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो इसके कॉज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ E2 जो होगा वो अपोज करेगा अपने कॉज को। E2 जो है वो अपोज करेगा अपने कॉज को, जिसकी कारण वो बन रहा है। तो यहां पे वो कॉज क्या है? करंट वेरिएबल है। वेरिएबल में मैं मान लेता हूं कि करंट इंक्रीज कर रहा है। वेरिएबल मतलब मैं मान रहा हूं करंट यहां पे इंक्रीज कर रहा है। करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने की वजह से हमारा फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करने से यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है इट विल ट्राई टू डिक्रीज कॉज, यानी कि वो φ2 को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो B1 को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो I1 को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका कॉज क्या था? करंट इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, जिसके कारण सेकेंडरी का फ्लक्स इंक्रीज हो गया। सेकेंडरी का फ्लक्स इंक्रीज हुआ, वेरिएशन आया फ्लक्स में, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया सेकेंडरी में। ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो अपोज करता है इसके कॉज को, तो वो कोशिश करेगा कि सेकेंडरी फ्लक्स को डिक्रीज करे, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। तो E2 क्या करेगा? कोशिश करेगा φ2 को डिक्रीज करने की, है ना, अपोजिट इट्स कॉज, सो इट ट्राइज टू decrease the flux in the secondary, decrease the magnetic field of the primary, decrease the current of the primary. Apart from this, इन सब के अलावा प्राइमरी सर्किट का या फिर प्राइमरी कॉइल का खुद का भी कुछ इंडक्टेंस होगा, खुद में भी कुछ वो इंड्यूस करेगा जो कि इसको अपोज करने वाला है। Apart from this, primary circuit या फिर primary coil has its self inductance. इसका भी एक सेल्फ इंडक्टेंस है जो कि अपोज करता है इसके इंक्रीजिंग करंट को। जिसके कारण एज अ रिजल्ट ऑफ विच जिसके कारण प्राइमरी सर्किट में या फिर प्राइमरी कॉइल में बहुत कम
करंट फ्लो करता है। तो ये सब तो ठीक था, ये सब तो ठीक था, लेकिन अगर मैंने यहां पे डीसी लगा दिया, डीसी सोर्स लगा दिया, तो अब वो करंट मेरा वेरी नहीं करेगा, करंट एक कांस्टेंट वैल्यू पे जाने लगेगा, है ना। तो यार यहां पे वेरिएबल करंट था, करंट यहां पे वेरिएबल था, मैंने मान लिया करंट इंक्रीज हो रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो करंट इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल करंट की वजह से क्या हो रहा था, वेरिएबल करंट की वजह से यहां पे कभी करंट इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है भाई। तो कभी इंक्रीज होने लगा तो भाई यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसने उसको डिक्रीज करने की कोशिश की, कभी डिक्रीज होने लगा तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसने इंक्रीज करने की कोशिश करी। तो प्राइमरी कॉइल जो है वो उसको टॉलरेट कर लेती है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देते वो लोग, और कम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। अगर करंट इसमें कम हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा करंट होने की वजह से यहां पे ये ज्यादा हीट हो सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने वाले सेकेंडरी कॉइल है और इसका खुद का भी इंडक्टेंस है। तो प्राइमरी के करंट को अपोज करने वाला सेकेंडरी का ईएमएफ है और प्राइमरी का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस भी है, तो वो करंट को ज्यादा इंक्रीज होने से रोक लेते हैं। डिक्रीज हो जाए करंट तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज करंट अगर इंक्रीज होगा तो ज्यादा हीट बनेगी, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। हीट करंट ज्यादा होगा तो हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है। करंट अगर थोड़ा सा भी राइज होता है तो हीट बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करता है प्राइमरी सर्किट से, जिसके कारण सब सेफ रहता है, बढ़िया रहता है। बट अगर यही कहानी में डीसी के लिए लगा दूं तो डीसी में करंट में वेरिएशन नहीं आता है, डीसी में करंट में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं आता है, करंट हमारा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड करंट होने के कारण यहां पे हीट प्रोड्यूस होती रहती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती जाएगी, होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ये ब्रेक हो जाएगी वायर। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ डीसी, as in the case of DC, I is your constant, that's why there is no induced EMF in this part। फिर तो काम का ही नहीं। खैर पहली बात तो यही है कि इफ AC सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय DC सोर्स, इफ यहां पे ये आपका जो ट्रांसफॉर्मर था इसको अगर आप किसी DC सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्मर को अगर किसी DC सोर्स से कनेक्ट किया तो उस केस में पहली बात तो यहां पे एक फिक्स्ड करंट फ्लो करेगा। फिक्स्ड करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, I आपका फिक्स्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका फिक्स्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर प्राइमरी के फिक्स्ड है, करंट प्राइमरी का फिक्स्ड है, तो सेकेंडरी का फ्लक्स जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो यहां पे रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब सेल्फ इंडक्टेंस भी तभी काम करता है, खुद में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन वो di/dt वाली कंडीशन से इंड्यूस होता था, याद है, सेल्फ इंडक्शन। तो इसके अंदर खुद के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, इसके करंट को अपोज करता है। बट यहां पे देखो I आपका फिक्स है, तो यहां पे इसके अंदर खुद भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, नो सेल्फ ईएमएफ, नो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं है, सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो भी नहीं है, मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। सो ठीक है, अब करंट को अपोज करने वाला कोई भी नहीं रहा यहां पे। हां, एक था सर करंट को अपोज करता था, वो कौन था, रेजिस्टेंस। एक था जो करंट को अपोज करता था, वो था रेजिस्टेंस, लेकिन आपने इसको भी कम कर दिया। कॉपर लॉसेस, याद है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस होते थे, इसलिए आप मोटी वायर यूज करते हो सो दैट रेजिस्टेंस कम हो जाए। आपने इस वायर के रेजिस्टेंस को भी कम कर दिया, तो अब इस डीसी को रोकने वाला कोई नहीं है, और अगर डीसी को रोकने वाला कोई नहीं है तो हीट यहां पे जो बनने वाली है वो I स्क्वायर R इंटू टी होती है। आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया है और करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, तो यहां पे एक ज्यादा हीट बनेगी, ठीक है, जिसके कारण अब क्या होगा, रेजिस्टेंस को आपने कम किया लेकिन करंट को तो ज्यादा किया ना, करंट भी तो ज्यादा हो रहा है यहां पे। तो भाई यहां पे अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो एक ज्यादा हीट यहां पे डेवलप हो जाएगी, किसमें, इन द प्राइमरी सर्किट, इन प्राइमरी कॉइल बोलो या फिर सर्किट बोलो।
जिसके कारण क्या होगा, इस कॉइल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने का मतलब ये वायर जल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और यही मतलब है ट्रांसफॉर्मर के जलने का भी। अगर ये बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मर यूजुअली बर्न्स, तो वो यही वाली वजह है। ठीक है, तो यहां पे एक्सेस हीट प्रोड्यूस हो जाती है जिसके कारण बर्निंग इफेक्ट आ जाता है। फिर याद रहेगी बातें। एसी में तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। एसी में ये ऑल्टरनेटिंग करंट को रोकने वाला सेकेंडरी का ईएमएफ था। ऑल्टरनेटिंग करंट को रोकने वाला सेकेंडरी का ईएमएफ था। खुद के अंदर भी यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो खुद का भी ईएमएफ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इसको रोक रहा था। तो यहां पे प्राइमरी में बहुत कम करंट फ्लो कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर यहां पे डीसी सोर्स लगाते हैं तो डीसी में तो भाई सब कुछ फिक्स रहता है, तो सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, उसके अलावा प्राइमरी में खुद में भी कोई सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, तो भाई कोई भी नहीं है इस करंट को रोकने वाला। एक रेजिस्टेंस होता था सर रोकने वाला, लेकिन आपने ट्रांसफार्मर में टू अवॉइड कॉपर लॉसेस, टू अवॉइड द कॉपर लॉसेस, आपने रेजिस्टेंस को भी कम कर दिया। कॉपर लॉसेस के लिए आपने रेजिस्टेंस को भी कम कर दिया, रेजिस्टेंस भी कम हो गया। अब तो कोई नहीं रोक सकता डीसी को। अब डीसी को रोकने वाला कोई नहीं था, डीसी की वैल्यू बस जा रही बढ़िया तरीके से, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। रोकने वाला कोई नहीं है, इंक्रीज होती जा रही है। हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, हीट इंक्रीज होने की वजह से यहां पे बर्निंग हो जाती है, एंड वी कॉल दिस कि हाँ भाई जो ट्रांसफॉर्मर है वो ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मेल्ट हो जाती है वायर। फिर समझे बात को। ऑल्टरनेटिंग करंट में इंक्रीज हो रहा था करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसको रोकने वाले थे। यहां पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए जब ये रुकता नहीं है तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है फिर। ठीक है, ये पार्ट है, नोट कर लो, यहां से नोट करना शुरू करना। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मैंने डिफाइन किया है, ये एसी के लिए डिफाइन की सारी कहानी मैंने। एसी भी इंक्रीज हो रहा था, एसी भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन रोकने वाला कौन है, सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, तो वो इनको रोक रहे थे। तो यहां पे इसका खुद का भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। सेकेंडरी में तो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, लेकिन इसका खुद का भी एक इंड्यूस ईएमएफ था जो इसके करंट को रोक रहा था, है ना। ये होता ना लेंस लॉस है, पता नहीं वाली बात है, तो वो थी। तो एसी के लिए तो ये वाली कहानी एप्लीकेबल है, एसी के लिए तो ये वाली कहानी एप्लीकेबल है, नोट कर लिए। एसी के बाद इधर आ जाओ डीसी के लिए। अगर मैंने इसको एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि एक बैटरी लगा दी है, तो अब जो करंट जाएगा वो डायरेक्ट करंट जाएगा, और डायरेक्ट करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, और फिक्स्ड वैल्यू पे रोकने वाला कोई नहीं होता है। कर लिया नोट, ये भी सभी ने समझ आती है ना बातें, क्या है ये, वेरी गुड। चलो भाई, तो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 11 की। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोलेगा, कैन यू हैव अ एसी सीरीज सर्किट इन विच देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। क्या बातें कर रहा है सर, ये क्या बोल रहा है, 180 डिग्री और 120 डिग्री का फेज डिफरेंस क्या कभी पॉसिबल हो सकता है, हाँ कि ना। सोचो 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 सोचो, क्या होगा 180 डिग्री का और 120 डिग्री का फेज डिफरेंस। यार मैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले लेता हूं, एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट को अगर मैं सॉल्व कर लूं, क्या तुम लोग ट्राई करना चाहते हो? चलो भाई एक बार दिमाग लगा लो, तुम्हारा वो वेक्टर डायग्राम बना के सॉल्व करना, देखना तुम्हें खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। कर लिया ट्राई, बना दो मैं एलसीआर सर्किट। तो ये रहा एल, ये रहा सी, और ये रहा आर। सो ये एक एलसीआर सर्किट हो गया, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है यहां पे। नाउ अगर मैं इसका एक वेक्टर डायग्राम बना दूं तो फटाफट से मुझे बता दो कैसा बनेगा वो। यहां पे इधर बनाएंगे वी आर, यहां पे ही करंट भी होता है, और इधर की तरफ बनता है वी एल, और नीचे की तरफ बनता है वी सी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। यहां पे दो ही केसेस बन सकते हैं, इफ, चलो तीन केसेस बना लेते हैं। तो पहला केस बनता है इफ VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL बड़ा है VC से तो VL माइनस VC ऊपर चला जाएगा और VR इधर आ जाएगा, करंट भी इसी डायरेक्शन में था। ठीक है, यही होता है ना वेक्टर डायग्राम, तुम्हें तो पता है ना। इंडक्टर जो है वो करंट से लीड करता है, कैपेसिटेंस का वो वोल्टेज होता है वो करंट से लैग करता है। तो अगर VL ग्रेटर देन VC है तो VL माइनस VC ऊपर चला जाएगा, VR इधर आ गया, यानी कि ये बन गया आपका कहीं पे V नेट।
ये नेट वोल्टेज, ये करंट, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई का है, और ये फाई आप देख सकते हो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ये फाई 0 और 90 के बीच में कहीं आ रहा है, तो यहां पे तो फाई जो है वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में जा रहा है। पहला केस। ठीक है, पहला केस हो गया जिसमें VL ग्रेटर देन VC था, तो यहां पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में। सेकंड केस लेता हूं जिसमें VC बड़ा है VL से, तो इफ VC ग्रेटर देन VL, सेकंड केस, इफ VC ग्रेटर देन VL, तो उस केस में क्या होगा, ये रहा आपका VR इधर की तरफ, करंट भी इधर ही जा रहा है, और नीचे की तरफ लिख देंगे VC माइनस VL। तो यहां पे VR है, ये VC माइनस VL है, इनका नेट रिजल्टेंट यहां का ही बनेगा, दिस इज योर V नेट। और तुम एंगल देख सकते हो, तो यहां पे 90 और 0 से लेके माइनस 90, यहां पे माइनस का 90 डिग्री लिख लेना, क्योंकि ये एंगल आपके चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल मेजरमेंट हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल आता है, तो यहां पे फाई जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। मतलब यहां पे अगर आप फेज डिफरेंस की बात करते हो, तो वो फेज डिफरेंस जो है वो भी वही बात है कि 90 डिग्री से लेके 0 के बीच में है। हाँ, बस एक बात है सर, ये माइनस का 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ एंगल नेगेटिव में जाते हैं। जानते हो ना, एंगल मेजरमेंट हमेशा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर करना, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव एंगल को कंसीडर करना। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव एंगल कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, और तीसरा केस आ जाता है जिसमें कि इफ VL इज इक्वल्स टू VC, तो भाई VL VC अगर दोनों एक बराबर हो गए तो उस केस में ये रहा VR, ये रहा करंट, और ये रहा नीचे VC, और ये रहा VL। तो भाई ये VL जो है वो VC को मार देगा, VL जो है वो VC को मार देगा, और अगर दोनों ने एक दूसरे को मार दिया तो अब देख लो फटाफट से, यहां पे फेस का डिफरेंस कितना बन गया, यहां पे 0 डिग्री का। ये रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है, ये होती है रेजोनेंस वाली कंडीशन। तो मैंने तुम्हें 3 केसेस बताए हैं जो कि पॉसिबल है यहां पे, और तीनों केसेस को देख के तुम्हें क्या पता चला, पहला केस देख के पता चला कि फाई 0 से 90 के बीच में हो सकता है, दूसरा केस देख के पता कि फाई जो है वो 0 से लेके माइनस 90 के बीच में भी हो सकता है, और तीसरा केस देख के पता चला कि फाई 0 है। तो बेसिकली फाई का जो ऑर्डर आप निकाल सकते हो वो क्या होगा, यहां से देखा तो 0 से लेके 90 के बीच में जा सकते हो, है ना, मतलब कि फाई कुछ भी हो सकता है माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक। तो फाई की वैल्यू माइनस के 90 डिग्री से लेके प्लस के 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। मतलब नीचे से लेके ऐसे पूरा घुमाओगे चक्कर, यहां बनाता हूं, मतलब यहां से लेके यहां तक फाई कुछ भी हो सकता है। यहां पे माइनस का 90 डिग्री ले लेना, यहां पे प्लस का 90 डिग्री ले लेना, और यहां पे 0 डिग्री है। तो जो फ्लक्स है, सॉरी फ्लक्स क्या बोल रहा हूं मैं, फेज एंगल है, जो फेज है वो माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 3 केसेस मैंने लिख दिए हैं। पहला केस जिसमें 0 से 90 के बीच में था ऊपर वाले पार्ट में, दूसरा केस जिसमें 0 से लेके माइनस 90 के बीच में था, और तीसरा केस जिसमें 0 था। तो माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक कुछ भी हो सकता है फ्लक्स फेज हमारा, सॉरी। ठीक है, क्या करूं, बार बार फ्लक्स याद आ रहा है मुझे। एनीवेज, तो ये वाली कहानी है। तो क्या बोलता है, कैन यू हैव ऐसी सर्किट इन विच देयर इज अ फेज? नो, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ सर्किट्स, नो वी डोंट हैव सच सर्किट्स। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे सर्किट नहीं होते, बाकी तुम्हें अगर कोई मिल जाए तो मुझे भी बताना। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास जो फेज का आएगा डिफरेंस वो होगा हमेशा माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री तक। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो भाई जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ये पार्ट नोट करो पहले। एलसीआर सर्किट बनाया मैंने, एलसीआर सर्किट के लिए मैंने वेक्टर डायग्राम बना दिया, फेजर डायग्राम भी बोल सकते हो आप लोग इसको, उधर भी बना दिया। ये नोट कर लिया, फिर इधर आ जाओ। ये तीसरा केस, वो चौथा केस। इसमें VC बड़ा है VL से, तो VC माइनस VL करना पड़ेगा फिर आपको। हो गया सभी का? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। समझ आ रही बातें? अरे ऐसा तो नहीं हो ना कि भाई पता नहीं सर बस चल रही है कहानी और आप बस बोलते जाओ हम बस सुनते जा रहे हैं, ऐसे चलता रहेगा, है ना?
ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजें समझ आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी समस्या, किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कोई डाउट है, कोई समस्या, तो पीछे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना उस चीज को, सो दैट उसका समाधान दे सके। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है? एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है टू एन एसी सोर्स, अगर एक कैपेसिटर को भी इंक्लूड कर दें सीरीज सर्किट में, विल द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज। तो भाई एक रेजिस्टेंस को एक एसी सोर्स से आपने कनेक्ट किया है, अब अगर इस रेजिस्टेंस के साथ आपने कैपेसिटर भी जोड़ दिया, तो एक रेजिस्टेंस था जिसको एसी सोर्स से जोड़ रखा था, ठीक है। अब अगर आपने इसमें कैपेसिटर भी जोड़ दिया, तो जो पावर होगी वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये वाली बात आपको बतानी पड़ेगी। पावर जो है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये बताना है। और इसके बाद अगर आपने एक इंडक्टर को भी जोड़ दिया, अगर आपने एक इंडक्टर को भी जोड़ दिया सीरीज में, तो पावर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये भी बताना है, ठीक है। तो पहले एक रेजिस्टिव सर्किट था जिसको एसी सोर्स से जोड़ा था, अगर इस सर्किट में एक कैपेसिटर जोड़ दूं तो पावर का क्या हाल होगा, क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसके बाद अगर मैं एक इंडक्टर को भी जोड़ दूं तो बताओ यहां से लेके यहां तक पावर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, है ना। तो पहली बात तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। सर सर्किट जो है वो रेजिस्टिव है, तो यहां पे एवरेज पावर जो लिखा जाएगा, इट विल बी योर IRMS का स्क्वायर इंटू आर, IRMS का स्क्वायर इंटू आर। आपने कैपेसिटर को जोड़ दिया है साथ में। कैपेसिटर जोड़ने का तात्पर्य यह है कि आप इंपीडेंस को इंक्रीज कर रहे हो, आपने ओवरऑल सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है। भाई जब भी आरसी सर्किट आता है, जब भी आपके पास में आरसी सर्किट आता है, तो आप एक इंपीडेंस लिखते थे विच इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जहां पहले रेजिस्टेंस अकेला आर था, जहां पहले रेजिस्टेंस अकेला आर था, आज वहां पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो चुका है, यानी कि यहां पे रेजिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण यहां पे जो इसका करंट IRMS वाला था वो डिक्रीज हो गया, और इसके कारण जो पावर थी वो भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब अगर आप एक इंडक्टर लगा दोगे तो क्या होगा, सोचो जरा, देखो क्या आंसर आता है इसका। अगर मैं इसमें एक इंडक्टर लगा दूं तो ये RC वाली कहानी तो पहले चली थी, लेकिन एक इंडक्टर को साथ में लगा दिया। इंडक्टर को साथ में लगाने से इंपीडेंस को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कैसे सर, ये वाला देखो, यहां से देखना, यहां से सेकंड से थर्ड पे आ रहे, पहले तो वो अकेला था बेचारा, उसका तो चलने दो, कोई कहानी है ना, इसकी कहानी तो चलने दो यार, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, इसको तो वैसे के वैसे ही जाने देना, IRMS का स्क्वायर इंटू आर, इसको तो चलने दो। इसके बाद तुमने कैपेसिटर जोड़ दिया, कैपेसिटर जोड़ने से जो Z पहले R था वो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो गया, मतलब बढ़ गई वैल्यू। पहले तो सिर्फ R था, अभी R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। स्क्वायर कर रहे हो भैया तुम लोग, स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, फिर अंडर रूट कर रहे हो, मतलब वैल्यू तो बढ़ती है पक्का। इंपीडेंस अगर बढ़ जाता है तो IRMS कम हो जाता है, जिसकी वजह से एवरेज पावर यहां पे डिक्रीज हो जाती है। अब अगर इसी सर्किट में एक इंडक्टर को भी जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इंडक्टर जोड़ने से जो हमारा इंपीडेंस है हम उसको थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर था पहले क्या था, आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इस बार इस XC में से कुछ माइनस हो जाएगा, इस बार इस XC में से कुछ माइनस हो जाएगा, जैसे कि XC में से कुछ माइनस कर दिया, जिसके कारण इंपीडेंस की वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो गई। पहले अकेला XC स्क्वायर था, अभी XC में से XL को माइनस कर दिया, XC में से XL को माइनस करोगे तो इंपीडेंस डिक्रीज हो गया। इंपीडेंस अगर डिक्रीज हो जाता है तो IRMS जो थी वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और अगर ये इंक्रीज होगी तो एवरेज पावर यहां पे फिर से इंक्रीज होती है। तो अगर एक रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट में अगर कैपेसिटर घुसा दिया तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहां पे इंपीडेंस इंक्रीज हो जाएगा इसका, यानी कि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ है तो करंट इसमें जो है वो डिक्रीज होगा, जिसके कारण पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर मैं कैपेसिटर के बाद में एक इंडक्टर जोड़ दूं तो मैंने देखा कि XC का स्क्वायर था, इस बार मैंने XC माइनस L किया है। जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस था
उसमें से इंडक्टर के रेजिस्टेंस को माइनस कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करने की कोशिश की हमने इस बार। तो रेजिस्टेंस ओवरऑल सर्किट का थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। यहां पे ज्यादा वेरिएशन मिल जाएगा तुम लोगों को, पहले से दूसरे पे जाओगे तो वेरिएशन ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे से जब तीसरे पे जाओगे तो कोई खास वेरिएशन नहीं मिलता है। बट हां, थोड़ी सी वैल्यूज की डिक्रीज होती है। थोड़ी वैल्यू अगर इंपीडेंस की डिक्रीज हो जाएगी, यानी ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस अगर थोड़ा सा डिक्रीज होता है तो सर्किट में करंट इंक्रीज होता है, जिसके कारण पावर इंक्रीज हो जाती है। तो क्या लिखोगे, एक रेजिस्टेंस था, अगर इसमें कैपेसिटर को इंक्लूड कर दें तो विल द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो पहले का आंसर लिखना डिक्रीज हो जाती है भाई, पहले का आंसर क्या लिखोगे, डिक्रीज हो जाती है। इफ अ इंडक्टर ऑफ स्मॉल इंडक्टेंस, अगर एक इंडक्टर लगा दिया जिसका इंडक्टेंस छोटा है, इसको भी इंक्लूड कर दें यहां पे, तो एवरेज पावर एब्जॉर्ब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो बोलना भाई इंक्रीज हो जाएगी फिर। ठीक है, समझ गए ना बात को, वो पूरी कहानी मैंने यहां पे लिख दी है, पूरी कहानी मैंने यहां पे लिख दी है। तो नोट कर लो जल्दी से, ये है क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से इसको नोट करो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे, चलिए भाई, वेरी गुड। सो 13 के बाद अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, कैन अ हॉट वायर एमीटर बी यूज्ड टू मेजर अ डायरेक्ट करंट हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू, डू वी हैव टू चेंज द ग्रेजुएशंस। एक हॉट वायर एमीटर का यूज क्या आप कर सकते हो टू मेजर अ डायरेक्ट करंट हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू। हॉट वायर एमीटर होता क्या है, पहली बात तो ये समझो, हॉट वायर एमीटर इज अ डिवाइस जिसका यूज हम करते हैं टू फाइंड द IRMS वैल्यू। ठीक है, सो हॉट वायर एमीटर जो है एक डिवाइस है ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए। अब तुम तो जानते हो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है बार बार। तो अगर मैं इसको एक एमीटर के साथ अटैच कर देता हूं तो एमीटर की सुई बेचारी परेशान हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स को मैंने एमीटर के साथ जोड़ दिया तो एमीटर की जो सुई है वो बेचारी पड़ी रहेगी ऐसे एक जगह पे, और वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुई को क्या पता यार, अब ये तुमने सोर्स ही ऐसा लगाया है, कभी करंट इधर फ्लो कर रहा है कभी इधर फ्लो कर रहा है, तो बेचारी सुई परेशान होगी कि मैं कहां जाऊं। डीसी होता तो बढ़िया था, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, आपकी नीडल आपको बता देती है कि हाँ भाई करंट इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। एसी में तो कंफ्यूज होगी, तो एसी में आप एमीटर को यूज नहीं कर सकते, ना ही आप गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हो। तो एसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर। अब ये हॉट वायर एमीटर होता कैसा है, दिखता कैसा है, वो थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट लगाया जाता है हॉट वायर, एक वायर का, एक वायर होती है जिसको यहां पे बांध दिया जाता है। इस वायर से यहां पे एक थ्रेड अटैच्ड होता है और इससे कुछ मास अटैच कर दिया जाता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे एक रोलर लगाया जाता है, एक सिलेंड्रिकल रोलर आप मान सकते हैं इसको, जो कि इस वायर से अटैच्ड होता है। ये रोलर जो है इस वायर से अटैच्ड होता है ऐसे, ठीक है, थोड़ा नीचे आगे, और इस रोलर से आपकी जो नीडल होती है वो अटैच होती है, और यहां पे आपके ग्रेजुएशंस होते हैं इसके। अब अगर मैं इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दूं तो यहां पे मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया, तो होना क्या है बेसिकली, देखो यार हीट तो डेवलप होगी, हीट को इन चीजों से मतलब नहीं है कि तुम एसी सोर्स यूज कर रहे हो या फिर डीसी सोर्स यूज कर रहे हो। हीट ने बोला कि अगर तुम करंट को फ्लो कराओगे तो हम यहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। हीट ने क्या बोला कि अगर तुम करंट को फ्लो कराओगे तो हम तो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हीट ने बोला मैं तो प्रोड्यूस हो जाऊंगी भले तुम कोई सा भी करंट प्रोवाइड कराओ। अब क्योंकि आपने एक एसी सोर्स लगाया है, और एसी सोर्स तो बच्चा बच्चा जानते हैं कि यहां पे क्या होगा, एसी करंट जाएगा। एसी करंट जब इस वायर में जाता है तो ये वायर हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से इसका एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन होने की वजह से यहां पे एक आपने मास पार्टिकल लटका के रखा है, और जब ये वायर एक्सपैंड होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, तो ये पार्टिकल इसको नीचे खींच लेगा। ये पार्टिकल नीचे खींचेगा तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, जो कि इस रोलर से अटैच्ड है, एक स्ट्रिंग जो कि रोलर से अटैच्ड है, क्या होगा, जैसी हमारी एक तो मोटी वाली वायर है जिसको कि हीट करना है, ठीक है, ये वो हमारी मोटी वाली वायर है, ये इसको हीट करोगे तो ये एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने की वजह से ये इस मास पार्टिकल इस वायर को नीचे खींचेगा। मास पार्टिकल को आपने इस वायर से जोड़ा है बाय दिस स्ट्रिंग, एक रस्सी, पतली सी रस्सी।
ठीक है, और अब क्या हुआ, ये एक रोलर है जो इस स्ट्रिंग से अटैच है। जैसे ये मास पार्टिकल नीचे जाएगा रोलर घूमेगा, जैसे मास पार्टिकल नीचे जाएगा ये रोलर घूमेगा, रोलर घूमने की वजह से यहां पे आपको ये निडल का है डिफ्लेक्शंस दिख जाएंगे। फिर यहां पे इसके ग्रेजुएशंस होते हैं, मतलब इनकी मार्किंग्स होती है। ठीक है, तो इनकी मार्किंग्स यहां पे बनाई होती है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी वैल्यूज आएगी वो यहां से मिल जाएगी। तो एक पूरा एक सेटअप होता है फॉर द हॉट वायर एमीटर, जिसे कहते हैं हम लोग हॉट वायर। ये जो मोटी वाली वायर हमने यूज की है, दिस विल बी योर हॉट वायर। ठीक है, तो जब आप करंट फ्लो कराओगे तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, हीट की वजह से एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने की वजह से मास पार्टिकल इसको नीचे खींचेगा, और जैसे ही वायर नीचे खींचेगी ये रोलर जो है, रोलर ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये नीडल घूमेगी, और नीडल घूम के आपको यहां पे जो भी वैल्यूज आएंगी उनको शो करेगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हॉट वायर एमीटर जो है आपको वो IRMS वैल्यू देगा। वो क्या देगा आपको? RMS वैल्यू देगा। तो ये मत सोचना कि आपको यहां से इंस्टेंटेनियस करंट मिल सकता है, नहीं। हॉट वायर एमीटर आपको हमेशा RMS वैल्यू देता है, जो कि किसी भी सोर्स के लिए अगर हम देखें तो ये होती है I0/√2 एंड इट इज अ कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो वो ये नहीं करेगा कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है I0 sin ωt, ना 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 ना, ये वाली बात नहीं मिलेगी। आपको जो मिलेगा हॉट वायर एमीटर से वो RMS वैल्यू मिलेगी, RMS से आप पीक वैल्यू निकालोगे, पीक वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान रखना कि ये जो RMS जो हॉट वायर एमीटर है, जिससे कि आप ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर रहे हो, तो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा RMS वैल्यू। RMS वैल्यू से आप पीक वैल्यू निकालोगे, पीक वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, हॉट वायर एमीटर क्या करता है, आपको RMS वैल्यू देता है, और RMS वैल्यू जो होती है पीक वैल्यू अपॉन √2 के बराबर होती है, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि क्या हॉट वायर एमीटर का यूज मैं डायरेक्ट करंट के लिए भी फाइंड कर सकता हूं जिसका कांस्टेंट वैल्यू है। तो यस, वी कैन यूज दिस डिवाइस, यस we can use hot wire emitter, we can use hot wire emitter to measure DC having a constant value, DC having a constant value। अगर आप एक डीसी का यूज कर रहे हो, डीसी सोर्स का यूज कर रहे हो और एक डायरेक्ट करंट को मेजर कर रहे हो जिसका कांस्टेंट वैल्यू है, तो हां आप बिल्कुल इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि हॉट वायर एमीटर से जो आपको मिलता है वो एक RMS वैल्यू है जो भी कांस्टेंट ही है। तो अगर आप एक डीसी को फाइंड आउट करते हो जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये आपको रीडिंग दे देगा, लेकिन हां ये आपको इसके इंस्टेंटेनियस वाली रीडिंग नहीं दे पाएगा। सो यहां पे जो आपको वैल्यू मिलेगी हियर, तो यहां पे जो डीसी का कांस्टेंट वैल्यू था वो आपके एसी के RMS वैल्यू के बराबर हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ के बात को? पहली बात, हॉट वायर एमीटर ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के काम आती है, और ये ऐसा कैसे करती है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है I0/√2, पीक वैल्यू अपॉन √2, जो कि कांस्टेंट होता है। तो क्या इस डिवाइस से मैं डीसी को भी फाइंड आउट कर सकता हूं? हां, आप डीसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू हो। ये मत करना कि तुम करंट को चेंज करते रह रहे हो, यहां पे नहीं, वो ऐसे डिफ्लेक्शन नहीं बताएगी। हां, एक कांस्टेंट करंट अगर आपको फाइंड करना है तो वो नीडल एक जगह जाके रुक जाएगी, वो आपको कांस्टेंट करंट का वैल्यू वहां से दे देगा। ठीक है, तो अगर आप एक कांस्टेंट करंट जानना चाहते हो तो आप क्या करो, यहां पे देखो डिफ्लेक्शन, एक जगह पे नीडल आके रुक जाएगी, वो आपके डीसी का कांस्टेंट वैल्यू होगा, और वो बराबर होता है आपके एसी के RMS वैल्यू के। वो किसके बराबर होगा? एसी के RMS वैल्यू के। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यस, यू कैन यूज दिस डिवाइस टू फाइंड द और टू मेजर द डायरेक्ट करंट हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू। तो आप इस डिवाइस का यूज कर सकते हो टू फाइंड द डायरेक्ट करंट हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू। तो भाई ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 14 की। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि ये कर लिया नोट सभी ने।
पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई ये थी कहानी हमारे शॉर्ट आंसर्स की। उम्मीद करता हूं ये जो 14 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो सब के सब क्लियर हुए होंगे। बट अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ जाता है या फिर इन फ्यूचर अगर कोई डाउट आता है, सो मेक श्योर आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आपको ये सारी की सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हमने हर एक कोर्स का यहां पे प्लेलिस्ट बना दिया है, सो दैट जब कभी भी आपको किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, आप उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी वीडियो को देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो यहां पे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक पार्ट का एक वीडियो अवेलेबल है, एंड नो डाउट ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रादर देन आप किसी भी वीडियो को इधर उधर ढूंढते हो, तो बेटर है आप वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट पे आके वीडियोस को देखो और अपने डाउट्स को क्लियर करो, एंड डेफिनेटली आपको बहुत टाइम यहां पे बचने वाला है। तो इस चीज को मिस मत करो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखो आज के टाइम में जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें बचाना है। तो उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी साइड से, बाकी तुम अपनी साइड से एफर्ट्स करो तो डेफिनेटली हम अच्छा स्कोर करेंगे फिर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटा सा काम और करना है आपको, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, बिकॉज आपके एग्जाम से रिलेटेड हम बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इनको मिस ना कीजिए। वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, और उसके बगल में वो जो घंटा है उसको बजा दो, और इस सेशन को शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ कि मैग्नेट ब्रेन में फिजिक्स में HC वर्मा के सॉल्यूशन चल रहे हैं, और ये आपके जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको मिस ना कीजिए, इस सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस सेशन को फैला दो। और हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन अगर बन रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है अगर, तो सेशन को लाइक कर दो यार, ठीक है। तो ये 3 काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन फटाफट से कर दीजिए। और यस, आज के सेशन का समापन हम यही कर रहे हैं। अगले पार्ट से हम ऑब्जेक्टिव 1 को शुरू करेंगे फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।